अस्सलामुअलैकुम। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम अपना क्लिनिक बनाना चाहते हैं, अपना प्राइवेट सेटअप जो है वो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एज अ साइकोलॉजिस्ट अपना सेटअप जो है वो रन करना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलें, किस तरह से क्लिनिक को इस्टेब्लिश करें। तो आज मैं ये वीडियो इस मकसद के लिए बना रहा हूँ कि ताकि जो हमारे आने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं और जो इस वक्त डिग्री कंप्लीट करके साइकोलॉजिस्ट कुछ करना चाह रहे हैं, वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें और अपना एक जो सेटअप वो बनाना चाहते हैं वो बना सकें। क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो फील्ड है, ये पाकिस्तान में लोग जानते तो बहुत हैं इसको, लेकिन इस पे इलाज करवाने के हवाले से या एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के हवाले से लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, या लोगों को नहीं पता कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान में कहाँ कहाँ बैठे हैं और हमने किन मसाइल के लिए उनसे रब्ता करना है, या किन मसाइल के हल के लिए हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प कर सकता है। अक्सर जो नफसियाती अमराज़ के शिकार लोग होते हैं, या हमारे माशरे में अक्सर जो लोगों का जहन है वो अद्वियात की तरफ ज़्यादा है कि जैसे ही कोई मसला होता है वो साइकेट्रिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और उनका बिलीफ होता है कि मेडिसिन जो है वो हमें हेल्प करेगी। लेकिन बहुत सारे मामलात में मेडिसिन भी हेल्प नहीं कर सकती। बहुत सारे वैसे पेशेंट्स होते हैं जो कई सालों से डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, ओसीडी की मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उनके जो बीमारी है उसकी वजह बायोलॉजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। कुछ के घरेलू मसाइल हैं, कुछ के बिज़नेस के मसाइल हैं, और कुछ के अपने और बहुत से ज़ाती मसाइल हैं, और उनका हल उन्हें नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन, ओसीडी या एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं। और उन प्रॉब्लम्स के हल के लिए जो हेल्प कर सकता है वो साइकोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का काम ही लोगों की हेल्प करना है और उनके मसाइल को हल करने में उनकी मदद करना है, उनको रास्ता दिखाना है। लेकिन हमारे यहाँ एक मसला ये है कि साइकोलॉजिस्ट इतने फील्ड में मौजूद नहीं हैं, इतने साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और लोगों के पास भी ये अवेयरनेस नहीं है कि किन मसाइल के लिए हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और किन मसाइल के हल के लिए हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। तो इसलिए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे जो लोग जो साइकोलॉजी की डिग्री करने के बाद बैठे हुए हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अपना एक सेटअप जो है वो बना सकें और किस तरह से अपने कैरियर को जो है वो डेवलप कर सकें। अपना क्लिनिकल सेटअप बनाने के लिए या उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, खुद पे एतमाद नहीं होगा कि हाँ जी मैं एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट हूँ या मैं एक अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी थेरेपी पे ग्रिप है, मेरी असेसमेंट पे ग्रिप है, मैं डायग्नोज अच्छा कर सकता हूँ, मैं असेसमेंट अच्छी कर सकता हूँ, तब तक आप जो है वो सेटअप नहीं बना सकते। अक्सर लोगों की या अक्सर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस की फील्ड में ना आने की वजह यही है कि उन्हें खुद पे ये एतबार नहीं होता, ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाँ जी हम कुछ कर सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता, उसकी रीज़न होती है कि उनकी थेरेपी पे, असेसमेंट पे, डायग्नोसिस पे ग्रिप नहीं होती। और ये ग्रिप कब आएगी? जब आप स्टडी करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेप ही यही है कि क्लिनिक स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले आपका किसी भी थेरेपी पे ग्रिप होना ज़रूरी है। वो आपकी इंटरेस्ट की थेरेपी हो सकती है, चाहे वो कोग्निटिव थेरेपी हो, चाहे वो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, चाहे वो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, या वो साइको एनालिसिस है। जो भी थेरेपी आप एज अ प्रोफेशनल अप्लाई करना चाहते हैं, उस थेरेपी पे आपका ग्रिप होना ज़रूरी है। वो ग्रिप कैसे आएगी? हम अक्सर जब थेरेपीज़ को पढ़ते हैं तो हम उनकी जस्ट टेक्निक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हाँ इस थेरेपी में टेक्निक्स क्या हैं। टेक्निक्स तो हमें पता होती हैं, लेकिन उन टेक्निक्स को अप्लाई कैसे करना है ये हम चीज़ नहीं देखते। तो ये चीज़ सीखने के लिए हमें क्या करना है? हमें उस थेरेपी की केस स्टडीज़ को स्टडी करना है कि मुख्तलिफ नेट पे भी अवेलेबल हैं, और अगर आप कोई थेरेपी की बुक पढ़ते हैं तो
थेरेपी के साथ भी केस स्टडीज़ जो हैं वो दी गई होती हैं। उसमें बताया गया होता है कि किसी डिप्रेशन के पेशेंट्स पे ये थेरेपी कैसे अप्लाई होगी, किन टेक्निक्स को किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। एंग्जाइटी के पेशेंट्स पे ये थेरेपी जो है वो किस तरह से अप्लाई होगी। जैसे कि बुक है थ्योरीज ऑफ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, रिचर्ड शार्फ की जो बुक है, उसमें हर थेरेपी के साथ जो है वो केसेस दिए हुए हैं जिसमें बताया गया है कि ये थेरेपी कैसे अप्लाई करनी है। लेकिन हम में से अक्सर पढ़ाने वाले लोग भी और पढ़ने वाले लोग भी उन एग्जाम्पल्स पे और उनके स्टडीज़ पे फोकस नहीं करते। वो जस्ट थेरेपी की डेफिनेशन और उसकी टेक्निक्स के ऊपर फोकस करके थेरेपी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनमें से अक्सर उनसे मिस्टेक्स होती हैं और वो सही तरीके से टेक्निक्स को अप्लाई नहीं कर पाते। तो एक तो किसी भी एक थेरेपी पे जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस पर ग्रिप करें, उसकी हिस्ट्री पढ़ें। जैसे कोग्निटिव थेरेपी की प्रॉपर हिस्ट्री है कि एरन बैक ने किस तरह से काम शुरू किया, किस तरह से उसने लोगों को थिंकिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। इसी तरह साइकोएनालिसिस की एक हिस्ट्री है, बिहेवियर थेरेपी की भी एक हिस्ट्री है। हर थेरेपी की एक हिस्ट्री है, तो सबसे पहले उस थेरेपी की हिस्ट्री को स्टडी करें ताकि पता चले कि हाँ जी इस थेरेपी में काम कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी बेस कैसे बनी। जब आपको बेस का पता चलता है या बेसिक्स का पता चलता है तो फिर आगे आपको चीज़ों को समझना और उन्हें अप्लाई करना आसान होता है। फिर थेरेपी के हम में से अक्सर लोग जो थेरेपीज़ को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उनमें से अक्सर लोग, जैसे मैंने कहा, कि थेरेपी की टेक्निक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इस थेरेपी में कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई होती हैं। और सबसे अहम चीज़ जो वो इग्नोर करते हैं वो होती हैं मेथड्स ऑफ असेसमेंट। हर थेरेपी के डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट है। कोग्निटिव थेरेपी में अलग टेस्ट इस्तेमाल होते हैं असेसमेंट के, उसमें अलग तरीक़ेकार है असेसमेंट का। बिहेवियर थेरेपी में असेसमेंट का अलग तरीक़ेकार है। REBT में अलग तरीक़ेकार हैं। बेशक कुछ हद तक मिलते हैं, बेसिक्स चीज़ें होती हैं जैसे इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन अक्सर थेरेपीज़ में कॉमन है। ये मेथड जो है वो तमाम थेरेपीज़ में अप्लाई होता है, लेकिन इसको अप्लाई करने में भी हर थेरेपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। कि कोग्निटिव थेरेपी में हमें इंटरव्यू करते हुए पेशेंट की किन चीज़ों पर फोकस करना है, बिहेवियर थेरेपी में हमें इंटरव्यू करते हुए किन चीज़ों पर फोकस करना है, साइकोएनालिसिस में हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो वो हर थेरेपी का अपना एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है असेसमेंट करने का। इसी तरह हर थेरेपी के अपने कुछ अलग से टेस्ट्स हैं, जैसे CBT में या कोग्निटिव थेरेपी में अलग से स्केल्स इस्तेमाल होते हैं असेसमेंट के लिए। बिहेवियर थेरेपी में अलग से स्केल्स इस्तेमाल होते हैं, साइकोएनालिसिस में अलग से स्केल्स इस्तेमाल होते हैं। तो एक तो सबसे अहम चीज़ जो है वो किसी भी थेरेपी को जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उसके असेसमेंट मेथड्स पे भी फोकस करें कि उस थेरेपी के में असेसमेंट के लिए कौन से तरीक़ेकार इस्तेमाल होते हैं, टेस्ट कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन टेस्ट के ऊपर ग्रिप करें। उन टेस्ट को स्टडी करें, उनके आइटम्स को स्टडी करें, उन टेस्ट को अपने ऊपर अप्लाई करें, अपने इर्द गिर्द के 2-4 लोगों पे अप्लाई करें, उनकी स्कोरिंग करें, उनकी इंटरप्रिटेशन करें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको असेसमेंट और डायग्नोस करना आ जाएगा। जब आपकी असेसमेंट और डायग्नोसिस स्ट्रॉन्ग होगी तो थेरेपी करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको फ़ौरन पता चल जाए, मिसाल के तौर पे आप कोग्निटिव थेरेपी में एक्सपर्ट बनते हैं, आप किसी शख्स पे जो है थिंकिंग स्टाइल का क्वेश्चनियर लगाते हैं या कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को उसकी मैयर कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि इस शख्स का सोचने का अंदाज़ क्या है, इस शख्स की कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या क्या है। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस शख्स के लिए कौन सी टेक्निक बेहतर रहेगी या किस टेक्निक के ज़रिए इस पेशेंट को हमें जो है वो डील करना है। तो वो ऑटोमेटिकली हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। तो एक तो असेसमेंट पे फोकस करेंगे। जो भी थेरेपी आप अप्लाई करना चाहते हैं या जिस थेरेपी में भी आप ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, उस थेरेपी में कौन कौन से असेसमेंट मेथड्स हैं, उसमें इंटरव्यू का क्या तरीक़ाकार है, उसमें ऑब्जर्वेशंस का क्या तरीक़ाकार है, उसमें टेस्ट कौन से अप्लाई होते हैं। तो इन चीज़ पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इसके बाद फिर टेक्निक्स की बारी आती है कि आपको उस थेरेपी की टेक्निक्स याद हों। हर थेरेपी की टेक्निक्स की केस स्टडीज़ को समझने की कोशिश करें। आजकल इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट पे हर तरह का डाटा अवेलेबल है। आप एक से ज़्यादा सोर्सेज से हर टेक्निक को स्टडी करें, विद एग्जांपल्स स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, एक टेक्निक अगर किसी बुक में या किसी थेरेपी में दी गई है तो उसके साथ एग्जांपल्स क्या हैं, उस थेरेपी को अप्लाई करने के लिए कौन सी एग्जांपल्स जो हैं वो, या उस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए कौन सी एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं, उन एग्जांपल्स को स्टडी करें। तो इस तरह से आपको
थेरेपी पे ग्रिप भी हो जाएगी, थेरेपी की समझ भी आ जाएगी, लोगों को असेस करना भी आ जाएगा और उसको अप्लाई करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर सबसे अहम पॉइंट जो हम में से अक्सर लोग इग्नोर करते हैं वो है सोशल अवेयरनेस। हमारे माशरे में लोगों को नफसियाती अमराज के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है और ना ही लोगों को पता है ज़्यादा कि किसी नफसियाती मसले के हल के लिए कहाँ जाया जाए, किस शख्स के पास जाया जाए। उसकी वजह ये है कि एक तो हम में से अक्सर लोग प्रैक्टिस नहीं करते और जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। और सोशल अवेयरनेस जो है वो सबसे ज़रूरी है कि जब तक आप लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे, लोगों को नहीं बताएंगे कि हाँ जी किन मसाइल के हल के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है और किन मसाइल के हल के लिए आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, तब तक लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो अब जहाँ पे आपका क्लिनिक है या जिस लोकेलिटी में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना सेटअप बनाना चाहते हैं, उस लोकेलिटी में अवेयरनेस दें। अवेयरनेस आप बहुत सारे तरीक़ों से दे सकते हैं। पम्फलेट बना के आप जो है वो पब्लिक में तकसीम कर सकते हैं। पम्फलेट में आप बता सकते हैं कि डिप्रेशन क्या होती है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसके वजूहात क्या होती हैं और कहाँ से इसका जो है वो इलाज करवाया जा सकता है, एंग्जाइटी क्या होती है। जो भी हमारे माशरे में आजकल ज़्यादातर कॉमन डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में अपनी सोसाइटी में, अपनी लोकेलिटी में अवेयरनेस दें। वो पम्फलेट्स के ज़रिए भी हो सकता है। इसी तरह आप किसी एनजीओ के ज़रिए, किसी स्कूल में या किसी सोशल कम्युनिटी में जाके लोगों को लेक्चर दे सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के हवाले से कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकता है। तो जब तक आप लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कि नफसियाती अमराज क्या होते हैं और उनकी क्या वजूहात होती हैं, क्या अलामात होती हैं और उनके लिए कहाँ पे किस से रब्ता किया जा सकता है, तब तक आवाम जो है या लोग जो हैं वो आपके पास नहीं आएंगे। तो लोगों को आप लोग क्लिनिक बनाकर बैठ जाएं और बाहर, घर के बाहर या किसी भी जगह जहाँ पे आप क्लिनिक बनाएं, आप एक बोर्ड लगा के बैठ जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे आपके पास। पहले आपको लोगों को अवेयरनेस देनी होगी, लोगों को बताना होगा कि आप क्या हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप लोगों की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, किन किन मामलात में आप लोगों के काम आ सकते हैं। फिर ही लोग आपके पास आएंगे। जब तक आप आवाम को या लोगों को बताएंगे नहीं कि आप क्या हैं, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी एक्सपर्टाइज़ क्या है, तब तक लोग जो हैं वो आपके पास नहीं आएंगे। तो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जिसकी वजह से लोग हमारी फील्ड में अक्सर नाकाम होते हैं या वो अपना क्लिनिक सही तरीके से रन नहीं कर पाते या वो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग क्लिनिक बनाते हैं और क्लिनिक बनाने के बाद वो 6-6 महीने, 1-1 साल तक बैठे रहते हैं, उनके पास कोई क्लाइंट नहीं आता। वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, उनके मिन्नत तरले करते हैं कि हमें पेशेंट रेफ़र करें या और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो नहीं इतना इफ़ेक्ट जो है वो उनको मिलता। तो उसकी रीज़न यही होती है कि अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में आप अवेयरनेस जो है वो डेवलप नहीं करते। जब आप अपनी सोसाइटी में, अपनी लोकेलिटी में अवेयरनेस डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो आपके पास आएंगे और उसमें अवेयरनेस डेवलप करने के साथ साथ आपकी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है। आप अपने पम्फलेट या अपना विजिटिंग कार्ड जो है उस पर एक तरफ आप अपना इंट्रोडक्शन दें, उसकी बैक साइड पे आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई मैसेज जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह जो है पेनाफ्लेक्स हैं या और दीगर ज़राए हैं, उनके ज़रिए आप जो है वो, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे कंपेन की जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पे भी कंपेन जो है वो एक उसका कह लें कि ड्रॉबैक कह सकते हैं या उसकी एक लिमिटेशन हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो है वो वहाँ पे जाती है कि कम्युनिटी तक जाती है और वो भी उसका भी इफ़ेक्ट होता है। लेकिन एक आम कम्युनिटी जो कि आपके इर्द गिर्द आम लोग जो मौजूद हैं जिनका सोशल मीडिया पे इतना इफ़ेक्ट नहीं है या इतना उनका सोशल मीडिया से लिंक नहीं है या उनको अवेयरनेस नहीं है, तो उनके लिए जो है वो इस तरह से अवेयरनेस देना ज़रूरी है। जब तक आप दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पे आपकी जो प्रेजेंस होती है वो एक तरह से वर्चुअल होती है। आप जब तक आवाम में जाकर, लोगों में फ़िज़िकली जाकर अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाएंगे, लोगों में फ़िज़िकली जाकर अपनी इम्पोर्टेंस नहीं बताएंगे, अपनी एक्सपर्टाइज़ नहीं बताएंगे, तब तक जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होगा। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजमेंट का, लेकिन फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है आपकी कम्युनिटी में और फ़िज़िकल स्ट्रगल जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है।
کیونکہ جب آپ فزیکلی لوگوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کو اویئرنیس دیتے ہیں، تو اس کا ایک الگ طرح سے جو ہے وہ ایفیکٹ پڑتا ہے، اور لوگ آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور دوسرا اس میں ہے کہ لوگ آپ سے کوسچن آنسرنگ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ لوگوں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں ان کے بہت سارے مسائل اور ان کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں۔ تو یہ 4 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کے ذریعے ایک سائیکولوجسٹ جو ہے، یا ایک کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے، وہ اپنا کلینک اسٹیبلش کر سکتا ہے، اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔